तो इंटीग्रेशन से मुराद क्या था कि डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज converse with each other at several levels, generating a wealth of interactions and maintain homeostasis within the cell and the organism. तो integrated होते हैं आपकी पूरी बॉडी, इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि मतलब एक सिग्नल और दूसरा सिग्नल आपस में इंटीग्रेट करके एक रिस्पॉन्स शो करते हैं. Diseases associated with ion channel deficiency. Few examples are cystic fibrosis, Shaker gene mutation, familial migraine and generalized epilepsy with febrile seizures. अब इसके अंदर मैंने आपको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करनी, कुछ आपको मैं होम टास्क भी दूंगी. इन चारों जो एग्जांपल्स हैं इनके अंदर आपने बस ये इस पर रिसर्च करें. कुछ क्या रिसर्च करनी होती है, गूगल पर डालना है, आपको आंसर मिल जाना है. तो करें, थोड़ी मेहनत करें. अब हर चीज़ लेक्चर थोड़ी बताएगा, कुछ मैं आप पे चीज़ें छोड़ूं ताकि आप भी थोड़ा बहुत इंटीग्रेट हो, इंटरेस्ट लो अपने लेक्चर्स के अंदर. अब आपने जो सा है देखना है कि इन इंडिविजुअल डिजीज़ के अंदर किस स्पेसिफिक आयन चैनल की डेफिशिएंसी होती है. चलिए एक एग्जांपल दे देती हूँ कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्लोराइड आयन चैनल का प्रॉब्लम होता है. अब बाकी तीन में आप खुद देख के मुझे आप बताएंगे तो नहीं, लेकिन खुद अपने जहन में इसे ज़रा रिसर्च करने की कोशिश करें. आयन चैनल ब्लॉकर्स हैं या फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे, इनके बस नाम आप देख लो. इट इंक्लूड्स टेट्रोडॉक्सिटिन, सेक्सिटॉक्सिन, कोनोटॉक्सिन, लाइडोकेन, टेंड्रोटॉक्सिन एंड हेट्रोपोडाटॉक्सिन. नाउ द एक्टिविटी इसके अंदर आपके लिए ये है कि आपने डिस्क्राइब करना है बेसिक मैकेनिज़्म क्या होता है सेलुलर कम्युनिकेशन का. ईजी तरीन कि लाइगेंड लगेगा रिसेप्टर पे, रिसेप्टर ने जाके सिग्नल ट्रांसडक्शन की, सिग्नल ट्रांसडक्शन में सेल रिस्पॉन्स शो हुआ, सेल रिस्पॉन्स ने फिर ऑल्टर किया जीन को, मेटाबॉलिज्म को या साइटोस्केलेटन को. वो प्रॉपर एक वो पूरी डायग्राम थी ना वो. कोई भी दो क्वेश्चंस कौन से जो आपने अंडरस्टैंड नहीं किया, ऑब्वियसली आई एम ऑलवेज प्रेजेंट इन ईमेल्स, यू कैन आस्क मी दैट एंड इन लिस्ट द फीचर्स ऑफ अ सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग सिस्टम. थैंक यू. अब मैं जो सी हूँ क्विक एक इसके साथ एक वीडियो मर्ज करूँगी इस लेक्चर के साथ और आपको शो करूँगी कि किस तरह जिसे कहते हैं डीपोलराइजेशन प्रोपगेट करती है एक नर्व के अंदर. ऑब्वियसली आप लोग कंफ्यूज हो गए, एक सोडियम पोटेशियम पंप एक बला थी और एक सोडियम आयन चैनल है, तो उनमें फ़र्क क्या होता है और ये किस तरह आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है. सो आई विल डू दैट नाउ. हम अभी बात करेंगे एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर की. तो वो किस तरह एक्ट कर रहा होता है. हमारे पास ये दो नर्व्स मौजूद हैं. इस नर्व ने अपना सिग्नल इस तक पहुंचाना है. ये प्री साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन होती है वो उस नर्व की होती है जिसने अपना सिग्नल दूसरी नर्व तक पहुंचाना है. और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर रिसेप्टर मौजूद होते हैं जिसने इससे सिग्नल लेना है. तो एक्साइटेड न्यूरॉन एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स बनाता है. वो एसिटाइलकोलिन फिर साइनेप्स में आ जाते हैं. साइनेप्स इज द स्पेस और द क्लेफ्ट बिटवीन टू नर्व्स. ओके. एसिटाइलकोलिन फिर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करेगा जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे मौजूद होंगी. एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर बेसिकली एक आयन लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर होता है. लाइगेंड गेटेड आयन रिसेप्टर होता है तो इसके ऊपर जब एसिटाइलकोलिन आके लगती है तो वो सोडियम जो चैनल्स होते हैं आयन चैनल्स उनको खोल देगा और सोडियम अंदर आ जाएगा, तो डीपोलराइजेशन हो जाएगी. तो जो ये वाला है ना हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, इट इज़ अ ligand gated ion channel. Why? Because the ligand in it is the acetylcholine itself. So it's a ligand gated ion channel. और इस ligand gated ion channel की वजह से सोडियम अंदर चला गया. Acetylcholine is the ligand which acts on the acetylcholine receptor, and acetylcholine receptor itself is a ligand gated ion channel, and the ion is sodium ion which passes through in, which causes depolarization. अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी कि आगे क्या सीन चलता है. यहाँ पे कहानी तो ख़त्म नहीं होती है. अब डीपोलराइजेशन जब हो गई तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आगे मूव होनी शुरू हो जाएंगी. अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज चला जाएगा. हमारे पास जब अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाए इसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं. अब पॉजिटिव चार्जेस जो उनसे हैं वो डीपोलराइजेशन को शो करते हैं. और डीपोलराइजेशन क्या होती है बेसिकली, इट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. तो फॉर एग्जांपल अगर इस एरिया में डीपोलराइजेशन हो गई तो वो आगे कैसे प्रोपगेट होगी. तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स को खोलेगा और फिर आयन सोडियम
अंदर आना शुरू होगा और इस एरिया की भी डीपोलराइजेशन होगी। फिर ये जब इम्पल्स आगे ट्रेवल करेगा वो और वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स को खोलेगा और सोडियम अंदर आएंगे। तो जब एक नर्व ने रिसीव करना होता है एक सिग्नल तो वो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स के थ्रू करता है, और जब उसने प्रोपगेट करना होता है अपना डिपोलराइजेशन तो वो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स के थ्रू करता है। इसने रिसीव कर लिया डीप सिग्नल विद द हेल्प ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन ने एक्ट किया एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के ऊपर विच इज़ अ लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। इसके थ्रू सोडियम आयंस अंदर चले गए। इन सोडियम आयंस ने अंदर डीपोलराइजेशन करवा दी। कैसे कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस इस तरह आगे किए कि पॉजिटिव चार्ज अंदर और नेगेटिव चार्ज चला गया बाहर। उसके बाद अंदर हो गई डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल करंट। तो जब इलेक्ट्रिकल करंट होता है तो वो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा, और वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होते हैं सोडियम के, तो वो सोडियम अंदर आ जाएगा, और सोडियम जब अंदर आएगा तो फिर इस एरिया की भी डीपोलराइजेशन होगी, और इस तरह डीपोलराइजेशन आगे आगे पूरे नर्व में चलती रहती है। अब हम बात करेंगे कि बेसिकली एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अंदर क्या चीज़ होती है। हमने बात की थी सोडियम पोटेशियम पंप की। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? सोडियम पोटेशियम पंप ये करता है कि वो 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को अंदर भेजता है। इट इज़ अ कपल्ड कैरियर प्रोटीन, ठीक है ना। कपल्ड कैरियर प्रोटीन है जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, तो पिछला लेक्चर काइंडली रिवाइज करें अपना। तो ये कपल्ड जो प्रोटीन होती है ये 3 सोडियम को भेजती है बाहर, 2 पोटेशियम को भेजती है अंदर, और अंदर की साइन पे A9 मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन, जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोजीशन में होती है, जब वो एक्साइटेड नहीं होती, जब उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, तो क्या होता है कि अंदर वाली साइड पे होते हैं नेगेटिव चार्जेस और बाहर की साइड पे होते हैं पॉजिटिव चार्जेस। क्यों? क्योंकि 2 पोटेशियम के बदले में 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं। तो अगर आप 3 - 2 करो तो 1 होता है, तो मतलब एक एक्स्ट्रा सोडियम बाहर जा रहा है। दैट इज़ वाई अगर एक एक्स्ट्रा आयन बाहर जाएगा जो कि पॉजिटिव है, तो ज़्यादा बाहर पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं कंपेयर टू the positive charges that are coming in. So more positive charges are going outside. That is why the outer side of a resting membrane is positive and the inner side of a resting membrane it is negative. So it's a resting one. ठीक है, it's a resting one. तो जब डीपोलराइजेशन होती है तो क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल सोडियम आ गया अंदर थ्रू ऑब्वियसली एसिटाइल लाइगेंड गेटेड चैनल के थ्रू भी आ सकता है, किसी भी थ्रू आ गया। सोडियम आ गया अंदर, सोडियम ने करवा दी अंदर डीपोलराइजेशन। चूँकि सोडियम रेस्टिंग मेम्ब्रेन में और बाहर पड़ा होता है, लेकिन जब डीपोलराइजेशन होती है तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स खुल जाते हैं, सोडियम आता है अंदर और अंदर फिर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और बाहर हो जाता है नेगेटिव चार्ज, और फिर ये डीपोलराइजेशन आगे फिर प्रोपगेट करती है। ये सोडियम या तो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल के थ्रू अंदर आ सकता है जैसे कि ये है, या ये वाला सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल के थ्रू भी अंदर आ सकता है। फॉर एग्जांपल मतलब इसी से पहले कोई वोल्टेज ट्रैवल कर रहा था और उसने ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को खोल दिया, ठीक है। सो द सोडियम थ्रू एनी वे लाइगेंड गेटेड आयन चैनल या वोल्टेज गेटेड आयन चैनल के थ्रू जब अंदर आ गया तो अंदर हो गई डीपोलराइजेशन, अंदर आ गया पॉजिटिव चार्ज, बाहर हो गया नेगेटिव चार्ज। और अब ये देखें कि ये वाला एरिया जो था ना, ये वाला सारा एरिया ये हो गया डीपोलराइज, ठीक है। ये एरिया अभी तक डीपोलराइज नहीं हुआ, तो ये डीपोलराइजेशन आगे कैसे कंटिन्यू करेगी? इस तरह कंटिन्यू करेगी तो कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, डीपोलराइजेशन है, ये एक्टिवेट करेगा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को, और जितने भी यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल लगे होंगे वो विद द हेल्प ऑफ द वोल्टेज और द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विच इज़ बीइंग कमिंग टू इट, वो खुलते जाएंगे और अंदर होती जाएगी डीपोलराइजेशन। इस तरह पे डीपोलराइजेशन कंटिन्यू होती जाएगी। सो ये मैंने बड़ा की पॉइंट यहाँ पे लिखा है, जिसे कहते हैं ना, खुलासा कर दिया मैंने यहाँ पे कि सिग्नल रिसीव्ड इन अ नर्व बाय अ लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, सिग्नल रिसीव्ड इन अ न्यू नर्व
with the help of a ligand gated ion channel. Signal or depolarization propagated by voltage gated ion channel. तो सिग्नल जो है वो रिसीव होता है विद द हेल्प ऑफ अ लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, ठीक है, लेकिन वो प्रोपगेट हो रहा है विद थ्रू द होल नर्व विद द हेल्प ऑफ अ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, कि यहाँ पे एसिटाइलकोलिन ने इस रिसेप्टर को एक्टिवेट किया और सोडियम अंदर आ गया. इट इज़ अ लाइगेंड गेटेड आयन चैनल. तो जब सोडियम अंदर आया उसने करवाई डीपोलराइजेशन, और ये डीपोलराइजेशन आगे कैसे कंटिन्यू होगी कि ये डीपोलराइजेशन बेसिकली एक वोल्टेज है, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, और इस डीपोलराइजेशन ने वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को खोल दिया और फिर सोडियम अंदर आना शुरू हो गया, और इस तरह पूरी की पूरी नर्व में डीपोलराइजेशन कंटिन्यू हो गई. और फिर जब डीपोलराइजेशन हो, ऑब्वियसली हर वक्त तो एक जो नर्व है वो हमेशा तो नहीं डीपोलराइज रहेगी, तो जब डीपोलराइजेशन ख़त्म होनी शुरू हो गई तो सोडियम पोटेशियम पंप हो जाएगा एक्टिवेट. इसने फिर बाहर भेज दिया सोडियम को, अंदर भेजा पोटेशियम को, फिर दोबारा मेम्ब्रेन रेस्टिंग पे आ गई. तो जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो सकता था वो मैंने आपके लिए यहाँ पे कर दिया. सो इस डायग्राम को बड़े गौर से आपने देखना है, इसे खुद भी ड्रॉ करके देखें ताकि आपको बेहतर समझ आए कि किस तरह एक नर्व रिसीव करता है आपके इम्पल्स को और किस तरह आपका इम्पल्स प्रोपगेट होता है. सो आई थिंक आई हैव मेड इट वेरी क्लियर फॉर यू.